नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 2024 के तीसरे दौर का मतदान खत्म हो गया और देश के 93 लोकसभा सीटों पर 1325 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई। लेकिन तीसरे चरण के चुनाव ने यह तय कर दिया कि जो भी इस राउंड में लीड लेगा जीत उसी की होगी। हालांकि इस बार मुकाबला सीधे तौर पर एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का है, लेकिन कई सीटों पर मामला त्रिकोणीय भी होता नजर आया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार और महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश में एनडीए के रास्ते पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा कठिन, ज्यादा मुश्किल नजर आते हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में पूरा सियासी समीकरण कुछ बदला बदला सा है। हालांकि पहले दौर के मुकाबले में तीसरे चरण में मतदान थोड़ा धीमा दिखा, रफ्तार सुस्त रही। लेकिन सवाल यही, आखिर कौन सा वोटर किसके पाले में गया और किसके पाले से छिटका है। ऐसे में आज देखिए आखिर किसकी मत मारी गई। विकास मुद्दा है, लोगों को विकास चाहिए। इस बार बदल के देखते हैं क्या स्थिति है। टक्कर तो बराबर की है, साकिल की। 400 प्लस से फिर से एक बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने। इंडिया गठबंधन 300 पार होगा और भाजपा गठबंधन इंडिया गठबंधन 200 अंदर होगा। मार्जिन देखना है कि कितने मार्जिन से जीतते हैं। एक तरफा माहौल है। बीजेपी की बुरी हार होने जा रही है। हमारे को तो कर्नाटक में बहुमत आएगा। 11 राज्य, 93 सीट, 1352 उम्मीदवार। ये वो सीटें जो 2024 में पार्टियों के जीत की दशा और दिशा तय करेंगी। यहां से तय होगा कि 24 के चुनावी चौसर से दिल्ली दरबार का रास्ता कौन तय करेगा। जनता जनार्दन ने मतदान के बाद 88 सीटों पर नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। गांव से लेकर शहरों तक में लोगों में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। साथ ही देश के कई दिग्गज नेताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी निभाई। देश के 11 राज्यों में तीसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें असम की 4 लोकसभा सीट, बिहार की 5 लोकसभा सीट, छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीट, दमनदीप और दादर और नागर हवेली 2 लोकसभा सीट, गोवा 2 लोकसभा सीट, गुजरात 25, कर्नाटक 14 लोकसभा सीट, मध्य प्रदेश 9, महाराष्ट्र 11 लोकसभा सीट, उत्तर प्रदेश 10 लोकसभा सीट और पश्चिम बंगाल की 4 लोकसभा सीट पर वोटिंग हुई। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। कुल 93 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में अपना वोट डाला, तो वहीं अमित शाह ने भी गांधीनगर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पीएम मोदी ने जनता से चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील भी की। वहीं अमित शाह ने कहा कि एक स्थिर सरकार जनता को चुनना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। मुझे पूरा विश्वास है देश भर में आज जहां जहां मतदान है वो सभी मतदाता और गुजरात के मतदाता एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो स्थायित्व भी देगी, सुरक्षा भी देगी, समृद्धि भी देगी, गरीबी से मुक्त भारत बनाएगी। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वोट डाला। साथ ही जनता से अपील की कि वो समझदारी से वोट करें ताकि मोदी सरकार को उखाड़ फेंका जा सके। सरकार के विचारों को बदलने के लिए आपको भारी संख्या में वोट करके अपना शक्ति प्रदर्शन करना जरूरी है। अगर लोग उसको बहुत इजीली और बाद में पछताए ये हमारा गलती हो गई, तो हर टाइम अगर गलती हो गई बोल के हम करते जाएंगे तो डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की।
जो 2024 में सियासत का एपिसेंटर बना हुआ है। लड़ाई बीजेपी बनाम टीएमसी की है। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण में 4 सीटों पर मतदान हुआ। मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जंगीपुर और मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद के लिए चुनाव में मतदान तो हुआ, लेकिन मालदा के राजदौल SSKP मतदान केंद्र पर महिलाओं ने अपने क्षेत्र में विकास के मुद्दों को लेकर विरोध जताते हुए मतदान का बहिष्कार किया। वहीं पश्चिम बंगाल के जंगीपुर में मतदान के दौरान एक मतदान केंद्र पर टीएमसी के एक बूथ अध्यक्ष की भाजपा उम्मीदवार धनंजय घोष से झड़प हो गई। मामला इतना बिगड़ गया कि सुरक्षा बलों को बीच बचाव करना पड़ा। इस बार बंगाल की लड़ाई काफी दिलचस्प मानी जा रही है, क्योंकि इस बार मुकाबला मोदी बनाम ममता बनर्जी है। एक तरफ दीदी 42 सीटों पर जीत का दम भर रही हैं, तो वहीं पीएम मोदी बंगाल में हर जगह कमल खिलाने को लेकर आश्वस्त हैं। लगातार बंगाल में दोनों के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिलती रही। इस चुनाव में टीएमसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। एक पोलिंग बूथ में इस बार टीएमसी की जमानत जब्त होनी चाहिए। আপনাদের মিথ্যে কথা বলেছে, আপনাদের অধিকার কেড়ে নিয়েছে, তাদের একটি ভোটও দেবেন না। बंगाल के अलावा बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर भी मतदान हुआ, जिसमें झंझारपुर, खगड़िया, सुपौल, मधेपुरा, अररिया में लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हालांकि ये 5 सीटें लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही हैं, क्योंकि यही 5 सीटें तय करेंगी कि 2024 के चुनाव में किसकी सत्ता दिल्ली दरबार में बैठेगी। आपको बता दें कि झंझारपुर में महागठबंधन की तरफ से वीआईपी उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ तो जेडीयू से रामप्रीत मंडल मैदान में है। वहीं खगड़िया से लोजपा रामविलास के राजेश वर्मा तो सीपीआई-एम के संजय कुमार कुशवाहा ताल ठोक रहे हैं। वहीं सुपौल में एनडीए के गठबंधन की ओर से जदयू के दिलेश्वर कामैत और INDIA की ओर से राजद के चंद्रहास चौपाल आमने सामने होंगे। मधेपुरा में जदयू प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव और राजद से कुमार चंद्रदीप मैदान में है। इसके अलावा अररिया में राजद ने शहनवाज आलम को टिकट दिया है। वहीं अररिया भाजपा ने प्रदीप सिंह पर भरोसा जताया। उधर अपना वोट डालने LJP-R के प्रमुख चिराग पासवान खगड़िया अपने गांव पहुंचे और वोट डाला। न्यूज 24 से खास बातचीत में उन्होंने साफ किया कि खगड़िया में उनके उम्मीदवार के पक्ष में एक तरफा लहर है और रिकॉर्ड मतों से खगड़िया की जनता राजेश वर्मा को जिताएगी। जीत के बारे में क्या कहेंगे? पूरी तरीके से आश्वस्त। राजेश साहब ने यही कहा, मार्जिन देखना है कि कितने मार्जिन से जीतते हैं। एक तरफा माहौल है, आप सब भी घूम रहे हैं, आप सब ने भी सर्वेस किए हैं, फीडबैक किए हैं। जो उत्साह प्रधानमंत्री जी के काम पर, हमारे मुख्यमंत्री जी की के साथ पर, राजेश इनकी मेहनत पर, मुझे लगता है हमारे गठबंधन की ताकत जिस तरीके से पिछली बार से ज़्यादा बढ़ी है, ऐसे में पूरा विश्वास है कि बड़े मार्जिन से राजेश यहाँ से जीत रहे हैं। वहीं बिहार के मधेपुरा लोकसभा सीट पर भी मतदान संपन्न हो गया। ये वही सीट है जहां से कभी शरद यादव संसद की सीढ़ी चढ़े थे। हालांकि अब शरद यादव इस दुनिया में नहीं है। उम्मीद की जा रही थी कि इस सीट से आरजेडी उनके बेटे शांतनु यादव को टिकट देंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। हालांकि न्यूज 24 से खास बातचीत में शांतनु ने कहा कि इंडिया गठबंधन की जीत इस सीट से पक्की है। इस बार लोकसभा चुनाव के पहले ये चर्चाएं काफी जोरों पे थी कि शांतनु यादव वहां से उम्मीदवार होंगे, और जब तेजस्वी यादव की यात्रा भी निकल रही थी तब भी ये बात थी। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि फिर आपको टिकट नहीं मिला? देखिए, मेरे पिताजी जब अस्वस्थ हो गए थे तो उन्होंने इच्छा जताई थी कि अब मेरा जो है स्वास्थ्य मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो आगे जो है मेरा बेटा बिहार और मधेपुरा को देखेगा, तो उसी को चलते हुए उन्होंने अपना जो पार्टी है वो राजद में विलय किया। आगे की राजनीति भी सर मधेपुरा में ही देखते हैं? जी, मधेपुरा में देखेंगे। मेरा कर्म क्षेत्र है, जैसे बताया पिताजी का कर्म क्षेत्र है। 90 से वो यहाँ से राजनीति कर रहे हैं। मेरा जन्म भी नहीं हुआ था जब से वो यहाँ से है। मधेपुरा से आरजेडी प्रत्याशी प्रोफेसर चंद्रदीप ने वोटिंग के बाद न्यूज 24 से बात करते हुए कहा कि महागठबंधन की न सिर्फ मधेपुरा में बल्कि पूरे बिहार में आंधी चल रही है और इस आंधी में विरोधी उड़ जाएंगे। मैं लोगों के दिलों में बसता हूं और उनका बेपनाह आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और मैं ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहा हूं। क्या लगता है इंडिया गठबंधन को बिहार में कितनी सीटें आएंगी? हम तो 40 में 40 भी कर सकते हैं, लेकिन हम एनडीए वाले की तरह हम बड़बोलापन वाला हम नहीं स्टेटमेंट देंगे। लेकिन 40 में 36 तो मेरा तय है। 4 सीट कहीं भूल चूक से हम लोग का ये हो जाए, उनका 40 में से 0 गायब कर दीजिए और इंडिया गठबंधन 300 पार होगा और भाजपा गठबंधन इंडिया गठबंधन 200 अंदर होगा, ये मेरा मानना है। मधेपुरा में लड़ाई कांटे की मानी जा रही है।
ऐसे में न्यूज 24 की टीम ने आम लोगों की राय जाननी चाहिए तो लोगों के अलग अलग विचार नजर आए। इस पर मधेपुरा में क्या मुद्दा है? विकास मुद्दा है। लोगों को विकास चाहिए, है ना। जो यहाँ जिस तरह का भी काम हो, लोगों को वैसे भी लगता है कि जो काम हो रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसे काम है जो कि लोगों को अधूरा है, बाकी है। मधेपुरा में ना विकास हुआ है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मधेपुरा जैसे शहर जिसकी उद्योग की ज़रूरी है। यहाँ किसान जो कि मक्का और जूट के उद्योग के लिए हमेशा यहाँ उपज होती है, उसका उद्योग चाहिए। महंगाई और बेरोजगारी दो ऐसा मुद्दा है जो हम बता नहीं सकते हैं। अभी यहाँ पे इतना महंगाई बढ़ा हुआ है जो हम लोग का गैस सिलेंडर से लेकर के खाना पे हर चीज़ पे असर पड़ रहा है, किचन पे। काम कुछ हुए हैं, जैसे एनएच का निर्माण जो है वो तीव्र गति से हुआ। लगभग 2009 में इसका हुआ था शिलान्यास और आज तक ये एनएच बन नहीं पाया था, तो अभी भी काम अधूरा ही है। ऐसी बात नहीं है जो 10 साल के में ये सड़क बन गई है, वो भी अभी भी अधूरा ही है। मेडिकल कॉलेज भी है, तो वो कॉलेज 700 करोड़ का बिल्डिंग है, लेकिन उसमें अभी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हैं वो नहीं है। वो एक रेफरल अस्पताल की तरह ही काम कर रहा है। आता ही नहीं कोई जीतने के बाद, इसी वजह से सब ठंडा है। जो अपना फर्ज निभा रहा आदमी, जिसको देने का वो दे रहा है। इस बार सोच रहे हैं बदल जी कोई तरक्की नहीं है, सबसे तो ज़्यादा रोड का है हालत खराब, तो इसीलिए सोचे इस बार बदल के देखते हैं क्या स्थिति होता है। यादव बहुल इस सीट पर चाहे विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का, यादव के अलावा किसी और जाति के उम्मीदवार को यहाँ कभी जीत नसीब नहीं हुई। इसलिए एक कहावत भी मशहूर है कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, यानी यादवों का। हालांकि यहाँ से जेडीयू और आरजेडी दोनों ने यादव को मैदान में उतारा है। ऐसे में मधेपुरा की जनता ने दोनों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है, जिसका खुलासा अब 4 जून को होगा। लेकिन लोकसभा सीटों के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान काफी अहम माना जा रहा है। तीसरे चरण में यूपी के 10 सीटों पर मतदान हुआ। आगरा, आंवला, बदायूं, बरेली, एटा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, हाथरस, मैनपुरी और संभल में लोगों ने नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। यादव लैंड के नाम से मशहूर मैनपुरी में अखिलेश और उनकी पत्नी यानी मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव वोट डालने पहुंचे। वोट डालने के बाद अखिलेश ने मैनपुरी में डिंपल की जीत का दावा किया, साथ ही बीजेपी पर हमलावर दिखे। अखिलेश जी अपने सारे गढ़ को आप रिटेन कर पाएंगे? ये गढ़ नहीं, ये घर है, और घर में इस बार लोगों ने मन बनाया, आम लोगों ने जिताने का फैसला लिया है। और तभी तो देखा हमने शक्ति कितनी, जिस बूथ पर आज तक इतने लंबे इतिहास में कभी कोई नाराज नहीं हुआ, खिलाफ वोट नहीं डालता, वहाँ देखिए एडीएम, एसपी सिटी, एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा पुलिस, एक्स्ट्रा सीसीटीवी ये लगे, बताओ हमारे गांव में लगे हुए हैं। यादव लैंड मैनपुरी का नाम आते ही समाजवादी मुलायम सिंह यादव का अक्ष आंखों के सामने उभर आता है। यदुवंशियों की धरती पर बीते 3 दशक की चुनावी रेस में साइकिल सबसे आगे रही। समाजवादी पार्टी की तरफ से इस सीट से डिंपल यादव उम्मीदवार हैं, तो वहीं सपा के साइकिल को पंचर करने के लिए बीजेपी ने ठाकुर चेहरे जयवीर सिंह पर दाव खेला है। वहीं बसपा ने यादव कुल के शिव प्रसाद यादव पर दाव खेला है। हालांकि मैनपुरी की जनता क्या सोचती है, किन मुद्दों पर उन्होंने वोट किया और किसका पलड़ा कितना भारी है, इस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। साइकिल किस वजह से? डिंपल यादव की वजह से। क्यों? वोट की वजह से वोट डाले हैं अपने जाके मारे कि बहुत महंगाई जिताने की वजह से। तो मुद्दा का महंगाई फायदा मिली है भाई। किससे? मोदी जी से हर फायदा मिल रही है। हाँ, पेंशन भी आती है, खेत के पैसा भी आते हैं, राशन भी फ्री है, उनसे तो मुझे हर सुविधा है। और ये जो डिंपल जी है, डिंपल जी को अभी हम जानते भी नहीं है, उन्होंने कोई सुविधा भी नहीं मेरी कराई, तो हम उनको क्या जाने। टक्कर तो बराबर की है, साइकिल की और फूल की। अच्छा, इस इलाके में कौन सरकार काम किया था, मुलायम सिंह अखिलेश का कि योगी मोदी का? काम तो साहब सभी लोग करते हैं, जो ताकि सत्ता में पहुंच जाए तो वही काम करते हुए। किसका हवा अच्छा है? हवा तो हमें तो बाकी साइकिल की मालूम पड़ रही है। साइकिल की कैसे? फूलू मालूम पड़ रहा हूँ।
फूलू मालूम पड़ रहा हो साइकिल सुहाग नगरी फिरोजाबाद चूड़ियों का ये शहर रिश्तों को खूब जोड़ता और परखता है। बनते बिगड़ते रिश्तों की खनक यहाँ पिछले चुनावों में भी खूब सुनाई दी। कभी जीत का सेहरा बंधता है तो कभी पराजय का हार भी प्रत्याशियों को पहनना पड़ता है। इस बार भी यहाँ चुनाव बड़ा रोचक है। इस बार भाजपा ने बसपा छोड़कर आए ठाकुर विश्वदीप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा, तो सपा ने सैफई परिवार से संबंध रखने वाले व 2014 का चुनाव जीत चुके प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव पर दाव खेला। बसपा से चौधरी बशीर चुनाव मैदान में है। उन चुनिंदा सीटों में है जिन्हें सपा का गढ़ भी माना जाता है। इस बार सपा ने अपनी खोई सीट हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। करीब 57% जनता ने इस सीट पर अपने सांसद को चुनने के लिए वोट डाले। हालांकि यहाँ के मुद्दों में विकास, बेरोजगारी और राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी है। ऐसे में जनता ने किन मुद्दों पर वोट किया, उन्हीं की जुबानी सुनी। फिरोजाबाद के मुद्दे कौन से थे आपके जहन में जब आप वोट डाल के आए? मैं आपके मुद्दों की बात कर रहा हूँ। मुद्दे फिरोजाबाद में जितने थे उतने 70% 80% सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, बच्चे कौन से हैं? सफाई हो रही है, ठीक हो रही है। गुंडागिर्दी खत्म हो चुकी है। कोई जेब कट्टा उचक्का नहीं है शहर में। सभी लोग अपने कार्यरत लगे हुए हैं। फिरोजाबाद में ऐसी चीजें जो नहीं हो पाई पूरी और दिमाग में जहन में लेकर चल रहे हैं। सर जैसे कि भैया बोल रहे हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया, तो गुंडा राज तो कोई सरकार में खत्म नहीं हो पाया। अभी भी गुंडा राज हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। वो गुंडा राज कोई सरकार खत्म नहीं कर पाएगी सर। तो ये आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा है यहाँ पर? बिल्कुल बड़ा मुद्दा है। मैं BA करा हुआ हूँ, मैं ट्री चलाता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, जॉब नहीं मिली मुझे। मेरे को सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई और शिष्टाचार यानी भ्रष्टाचार। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। बताइए, महिलाओं के दिमाग में इस इलेक्शन में क्या मुद्दा है? महिलाओं के दिमाग में सबसे ज्यादा महंगाई का मुद्दा है। महंगाई बहुत ज्यादा है। सरकार कुछ करती है क्या? सरकार तो कह रही है हम इतना कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कर रहे हैं, अनाज दे, तो कोई सुविधा ही नहीं मिलती। राशन दे रहे और सिलेंडर दिया है। राशन दे रहे हैं, राशन में बाजरा दे रहे हैं। बाजरा कौन खाएगा बताइए, आप खाते हैं? वही मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ की 9 सीटों पर भी तीसरे चरण में मतदान हुआ, जिसमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, बैतूल में जनता जनार्दन ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव में कई दिग्गज नेताओं की किस्मत EVM में कैद हो गई, जिसमें विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक साख दांव पर लगी हुई है। लग रहा है कि दिग्विजय सिंह और मोदी के बीच में हो रहा है। नहीं, रोडमल नागर दिग्विजय सिंह के बीच में। क्या लग रहा है आपको? मुद्दे हैं, मुद्दे तो मंदिर और मोदी पे ही चल रहा है। स्थानीय मुद्दे हैं और रोडमल नागर जी जो हैं पूरे तरीके से निष्क्रिय रहे। यहाँ का मुद्दा है रोजगार जी, और रोजगार है क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट इतना नहीं है कि यहाँ पर जैसे इंडस्ट्री एरिया नहीं है। राजगढ़ जिले में अभी तक बड़ा कोई इंडस्ट्री एरिया नहीं बना है। अच्छा। और यहाँ पे इंडस्ट्री की बहुत मांग है। अच्छा, क्या भाई साहब क्या लगता है यही मुद्दे हैं? क्या मुद्दा लग रहा है आपको? रोजगार, बेरोजगारी? अभी हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ पे मुद्दे की बात नहीं होगी। अभी तो हम डिसीजन ले चुके हैं, हम वोट डालेंगे। चेहरा देख के या पार्टी देख के या मुद्दा? कैंडिडेट देख के डालेंगे। कैंडिडेट देख के। तो भाई साहब कैंडिडेट देख के डालेंगे। कैंडिडेट देख के। हाँ? विकास का कोई मुद्दा है? राजा साहब के साथ हैं और रहेंगे।